नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स का शो, जो कि हम डेली करंट अफेयर्स का शो पढ़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आपने एक बार इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, साथियों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में शेयर करके इन्वाइट कर लीजिए। हम करने वाले हैं आज का सेशन स्टार्ट। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपके साथ जोड़ना चाहूँगा हमारे रीजनिंग और मैथ्स के बादशाह किंग आरसीएम सर को। सर आइए, वो आपके लिए दो शब्द बताएंगे और हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयनित विद्यार्थियों को देंगे हम बधाई, और उनके साथ आप भी रहना मोटिवेट, उनको भी मोटिवेट होकर उन्होंने तो जॉब ले ली, लेकिन आपको भी कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, ये बताएंगे आपको आरसीएम सर। बात कीजिए आरसीएम सर, है ना। धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो करंट अफेयर्स का जो शानदार सेशन अपना चल रहा है उसका आनंद ले रहे होंगे, और प्रॉपर आप नोट्स डेली जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, एक बढ़िया सा रजिस्टर आइडिया आप बना लें, और रजिस्टर में डेली जो सर के द्वारा जितना मैटर आपको दिया जा रहा है कहीं भी बड़ी से बड़ी जगह पर नहीं मिलेगा, उसको आप डेली का डेली लिखें और सप्ताह में उसका रिवीजन करते रहें। और सप्ताह में हम रिवीजन भी करवाते हैं, रिवीजन क्लास भी आपकी रहती है, 7 दिन में जो पढ़ाया उसका रिवीजन हर संडे को कराया जा रहा है। तो बस आप लिखते जाएं, रिवीजन सब काम करवाना हमारा काम है, और धीरे धीरे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। और उम्मीद है कि जो ज़बरदस्त क्लास आप चल रही है उसका आप बेनिफिट उठाएंगे और एक मंजिल तक आप पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया मैटर करंट अफेयर्स में दिया जा रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हाड़ौती में जितने भी स्टूडेंट हैं सब इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि जब एग्जाम आप दोगे अभी आपको लग रहा होगा कि यार नए नए यहाँ पर पूरी चीज़ें चल रही है, लेकिन जब एग्जाम दोगे उस दिन आपको ये मेरे जो शब्द है वो याद आएंगे कि एक एक क्वेश्चन आपका रजिस्टर से बैठने वाला है। अभी यहाँ पर माय डियर देखें, कुछ लाइनें आपके लिए, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें लिखी हुई हैं। सोच ये ना रखे कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, सोच ये ना रखे कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं जहां भी पांव रखूं रास्ता अच्छा हो जाए। तो माय डियर ये नहीं सोचना कि मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेहनत इतनी करनी है कि जो मंजिल के सपने आपने पाले हुए हैं वो अपने आप आपके करीब आने लगेगी। और ऐसी मंजिलों को हासिल करने वाले कुछ शख्सों की यहाँ पर मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ। यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें, सबसे पहले तो श्री जी क्लासेज की ओर से जिन विद्यार्थियों का राजस्थान पुलिस में अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर माय डियर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी पथ पर अग्रसर हो, इसी रास्ते पर माय डियर आप चलें। ये सुनील मीणा हैं जो कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर माय डियर इनका सिलेक्शन हुआ है, इनके पूरे परिवार को, और इनको कोटा सिटी से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं श्री जी क्लासेज की ओर से इनके पूरे परिवार को और सुनील मीणा को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इनके द्वारा बोला गया है श्री जी क्लास के लिए कि मेरा नाम सुनील कुमार मीणा है और बूंदी जिले के ये तीरथ गांव के निवासी है। इन्होंने राजस्थान पुलिस में कोटा सिटी से 3rd रैंक प्राप्त की है, और साथ में बताया है कि मेरे गुरुजनों विकास सर, आरसीएम सर और राकेश सर का इसमें बहुत काफ़ी योगदान रहा है, और मैं सदैव इनका आभारी रहूँगा। ये थे भाई सुनील मीणा। इसके अलावा हम देखते हैं, और मैं इनको भी तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई माय डियर श्री जी परिवार की ओर से देना चाहूँगा। अलग अलग रोल नंबर नाम हो ना, अशोक मीणा जी का हुआ है कोटा सिटी से, शिवराज मीणा जी का भी कोटा सिटी से, और मनीष बेरवा जी का भी हुआ है कोटा सिटी से। तो इनके परिवार को और इनको मैं श्री जी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर माय डियर मेरी ओर से। ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, और आपको भी इसी पथ पर चलना है, इसी पथ पर माय डियर आपको अग्रसर होना है। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उनको आप पढ़ते जाएं। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, लेकिन जितनी बातें यहाँ पर आपको बताई जाती है उनको आप पढ़ें। और उम्मीद करता हूँ कि आप करंट अफेयर्स का आनंद ले रहे होंगे। आनंद के साथ आप पढ़ते जाओ, बस काम क्या करना है, जो चीज़ें जितने भी क्वेश्चन आपको सर के द्वारा बताए जा रहे हैं एक रजिस्टर में डेली आप उनको लिखते जाओ,
और जैसे ही संडे आया, संडे से पहले वाली नाइट को क्या करना है, उनका आपको रिवीजन करना है। एक बार रिवीजन कर लिया जितना भी पढ़ा था, एक दिन में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होते हैं, 7 दिन में 70-80 क्वेश्चन हो गए, एक दिन में रिवीजन कर लिया। फिर रिवीजन करवाने की बारी किनकी है, विकास सर की है। फिर सर संडे का फिर आपका रिवीजन कराएंगे। तो ऐसे माय डियर पूरा रिवीजन आपका होता रहेगा और पूरी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल आपको दिया जा रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट कब मिलेगा, जब उसका बेनिफिट आप उठाओगे, जब आप उसको पढ़कर सफलता हासिल करोगे। तो बढ़िया पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देख लिया कैसे मोटिवेशन के साथ इन लोगों ने पढ़ाई की और राजस्थान पुलिस में इन्होंने सिलेक्शन लेकर कैसे अपना नाम और अपने माता पिताओं का नाम रोशन करके साथ के साथ में हमारे को भी श्रेय दिया है कि हमारे गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा, मोटिवेट की गई शिक्षा और साथ के साथ में पढ़ाए हुए सभी बुक्स जो कि रीजनिंग हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो या फिर हमारा करंट अफेयर्स हो, सब कुछ इन्होंने देखा, पढ़ा और समझा। तो इनका श्रेय हम लेते हैं और इनको देते हैं, इनके घर वालों को देते हैं दोस्तों बधाई। और करते हैं हम आज के सेशन को स्टार्ट। और आज के सेशन को पढ़ने से पहले करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। करते हैं, आप भी इसी तरह मोटिवेट बने रहें। ऐसा नहीं कि आप भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। और ये 1 मिनट में दृढ़ निश्चितता के साथ अपने सपनों को साकार बनाने के लिए लक्ष्य बनाकर उस मंजिल के सफ़र के लिए आप चल दीजिए, मोटिवेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है दोस्तों। हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट और करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जुलाई में किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी। अब बात हो रही है भैया किसकी, स्मार्ट किचन की। किसकी बात हो रही है, स्मार्ट किचन की। तो स्मार्ट किचन का नाम आते ऐसा मत सोचने लग जाना आप कि सर स्मार्ट किचन का नाम लेते अच्छा पक्का खाना मिल जाएगा, मतलब अच्छा स्पेशल डिशेज मिलने लग जाएगी। तो जुलाई में, कब, जुलाई में, और जुलाई में स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी दोस्तों। किसके द्वारा, तो ये की जाएगी किनके द्वारा, केरल के द्वारा। किनके द्वारा, केरल के द्वारा। अभी स्मार्ट किचन में होगा क्या, तो दोस्तों स्मार्ट किचन में क्या होगा कि जो भी गृहिणियाँ हैं, जो भी गृहिणियाँ महिलाएं खाना बनाती है, कहाँ बनाती है, अपनी रसोई में बनाती है। तो उस रसोई को चमकाने के लिए या स्मार्ट बनाने के लिए, मतलब अच्छी खासी उनकी रसोई दिखाई दे, तो इस तरह की स्मार्ट किचन की योजना शुरू की गई है। जिसमें क्या होगा कि जो महिला है उनको कम ऋण पे मतलब कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया जाएगा। कम ब्याज दर पर उनको क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। और ये ऋण दिया जाएगा, ये ऋण किस लिए दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा दोस्तों किस लिए, कि आप जाओ, आपकी जो किचन की ज़रूरत है, किचन की जो ज़रूरत के सामान है, आपको जिस खाना बनाने में जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ रही है, आप खरीद कर लाओ, हम कम ब्याज पर आपको ऋण दे रहे हैं, आप अपने किचन को अच्छी खासा चमका लो। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप खरीद रहे हो मिक्सी हुई, क्या हुई दोस्तों, मिक्सी हुई, ग्राइंडर हुआ, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ये सारी जो भी ज़रूरत है किचन के अंदर, इन सब चीज़ों को आप खरीद के ले आओ, अपने रसोई को स्मार्ट बना लो और अच्छा खाना बनाकर अपने पतिदेव को खुश कर दो। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है स्मार्ट किचन योजना, तो ये की गई है दोस्तों केरल के द्वारा। और केरल के सीएम कौन बने हैं लगातार दूसरी बार, तो सीएम बने पिनराई विजयन। कौन बने दोस्तों, पिनराई विजयन, और इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च की गई है, पिनराई विजयन। साथ के साथ में आप ये भी बता दो यहाँ के राज्यपाल कौन है, केरल के राज्यपाल कौन है दोस्तों बताइए। तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद। क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद जो कि यहाँ के राज्यपाल है। साथ के साथ में आपको यह भी बताना है कि केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है, ये तो आप सबको पता होगा, मैं आपको मैप में भी बताऊंगा। उसके पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें यहाँ पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। और साथ के साथ में यहाँ के नेशनल पार्क भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो, है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें की बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 और यहाँ पर कितनी है 104
40, लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140। और यहाँ के नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं तो प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है साइलेंट वैली। यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, कहाँ का? केरल का। या मैं केरल की बात कर रहा हूँ आपसे, जो केरल के पिनराई विजयन सीएम है, इन्होंने स्मार्ट किचन की योजना लॉन्च की है। पता चल गया स्मार्ट किचन में क्या होगा कि जो महिला होगी, गृहिणियाँ होगी, उनको स्मार्ट किचन बनाना होगा। स्मार्ट किचन किससे? उनकी जो ज़रूरत के सामान है वो लाने होंगे, और उन सामानों को लाने के लिए सरकार क्या देगी? कम ब्याज पर उनको ऋण की व्यवस्था करा देगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों इसी में। तो देखिए आप, ये केरल के सीएम, और केरल सीएम सेज गाइडलाइंस फॉर स्मार्ट सिटी स्कीम टू बी रेडी बाय जुलाई। तो जुलाई में ये क्या हो जाएगी? रेडी हो जाएगी, मतलब तैयार हो जाएगी। और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल पिनराई विजयन, इन्होंने अनाउंस कर दिया है ये सारी चीज़ें कि आप इसको क्या करोगे? स्मार्ट किचन की जो ज़रूरत है बनाने के लिए, उनके लिए आप क्या करोगे? ऋण दोगे। ये सारी चीज़ें आपको महिलाएं दिखाई दे रही होगी, ये क्या कर रही है? हाथों से कटिंग कर रही है, और हाथों से कटिंग करनी ना पड़े ऐसी मशीनरी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि आपकी रसोई क्या दिखे? स्मार्ट दिखे, मस्त दिखे, चमकदार दिखे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में। ये केरला का मैप है, और केरला में जो पिनराई विजयन की जो पार्टी है वो एलडीपीएफ पार्टी है। और यहाँ पर लगभग यहाँ पर बात करते हैं विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें कितनी? 140 है, जिसमें इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ठीक है, ये देखो मैं आंकड़ा दिखाता हूँ, 1 मिनट आपको। और जो ये पार्टी थी, इनकी पार्टी का नाम है एलडीएफ, हैज बिन, जो पावर में रहती दोस्तों 1980 एक सेकेंड 1980, 81, 1987, 91, और 1996 से 2001, और ये 2016 से 2021, और 2021 से दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ये सारी चीज़ें इनकी पार्टी की है, जो पिनराई विजयन इनसे संबंधित है। आपको ये देखो आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा, एलडीएफ जो कि इनकी पार्टी है, प्लस 91 सीटें, यूडीएफ 47, एनडीए 02। ये सारी चीज़ें इनकी तथ्यात्मक जानकारी है जो मैंने आपको बता दी। बात करते हैं हम केरल की, तो केरल का मैप में दिखा देता हूँ पहले आपको। केरल का मैप कहाँ है भारत की स्थिति में? तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा केरल का मैप, ये रहा केरल, यहाँ पे दक्षिण भारत में ये रहा दोस्तों केरल। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों जो यहाँ पर स्थित बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा तट है? यहाँ है दोस्तों मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। जो मालाबार कोस्ट गार्ड की बात करते हैं ना, ये मालाबार तट कहाँ है? तो केरल की इस सीमा पर है। और ये किसके लिए प्रचलित है? तो ये थोरियम की मात्रा के लिए प्रचलित है। थोरियम जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, थोरियम जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। केरल की मैं आपको जानकारी दे दूं तो ये सारी चीज़ें आपको डेली नोटबुक में डाउन करनी रहती है, नोटबुक में लिखना रहता है, और नोटबुक में नोट करके आपको इसका लिखना है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एलडीएफ से। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 20, लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9, और बात करते हैं विधानसभा की सीटें 140। यहाँ के नेशनल पार्क, जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, उसमें तो साइलेंट वैली जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, छपेगा दोस्तों 100%, किसी ना किसी एग्जाम में ये छपने वाला है। राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो अनामुंडी, सोला, एराविकुलम, मट्टीकट्टन, पबांधुम, पेरियार। यहाँ के जो पेरियार और साइलेंट वैली है, इनका नाम तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ की बात हो रही है? केरल की बात हो रही है। केरल का मालाबार तट की बात कर ली, थोरियम की प्रचुर मात्रा की बात कर ली, राज्यपाल, सीएम, विधानसभा, लोकसभा की बात कर ली, साथ में यहाँ के नेशनल पार्क की हमने बात कर ली। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम करते हैं दोस्तों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अपनी विभिन्न जिलों के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं? कौन से मंत्री नियुक्त किए गए भैया? अभिभावक मंत्री। अब अभिभावक का क्या होता है? एक तरह से माता पिता जो कि संभालता है, जो कि किसी भी बच्चे को या किसी को संभालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनके अभिभावक कहलाते हैं। और अभिभावक मंत्री जो नियुक्त किए गए हैं, तो ये किन जिलों, विभिन्न जिलों के नियुक्त किए गए हैं, और ये कहाँ पर नियुक्त किए गए हैं? तो भैया ये नियुक्त किए गए हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। किनके द्वारा? हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। किनके द्वारा?
लिखे हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। जल्दी से बता दीजिए कहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। ये विभिन्न जिलों के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए। इनमें कितने मंत्रियों की नियुक्ति की गई है? तो 13 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। 13 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से जो 8 मंत्री होंगे वो 8 मंत्री और 5 मंत्री, ये क्या कर दिया, 8 मंत्री तो क्या करेंगे, 3-3 जिलों को संभालेंगे। कितने 3-3 जिलों को संभालेंगे। ठीक है, 8 मंत्री तो 3-3 जिलों को और 5 मंत्री 2-2 जिलों को संभालेंगे। और असम की हम बात करते हैं तो असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। कहाँ के सीएम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के सीएम है? असम के सीएम है। इन्होंने अभिभावक मंत्री नामक एक योजना लॉन्च की है जो कि प्रत्येक जिले के लिए होगा। और असम में कितने जिले हैं? असम में जिले हैं दोस्तों कितने? 34 जिले। कितने जिले हैं? 34 जिले क्या है असम में है। ये बात कर रहे हैं अपन असम की। तो अभी हाल ही में इन्होंने 13 मंत्रियों को नियुक्त किया है, जिसमें से 8 मंत्री तो 3-3 जिलों के लिए होंगे और 5 मंत्री किसके लिए होंगे? 2-2 जिलों के लिए होंगे। अब ये क्या करेंगे दोस्तों? तो ये एक प्रकार से जो प्रशासनिक सुधार होगा, प्रशासनिक सुधार लाएंगे। प्रशासनिक सुधार लाएंगे। ज़िले की जो भी बात एक तरह से गोद लेना हो जाता है, वो उसको पूरा वहाँ का कैसा विकास करना है उस ज़िले का, कैसे उसको ज़िले को आगे बढ़ाना है, किस ज़िले के किस गांव और किस तहसील में क्या समस्या है, उनको ये सारी चीज़ों को ये क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और सोल्व करके रिपोर्ट देंगे मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री को बताएंगे कि सर ये ज़िला और इस गाँव में ये समस्या है, इसको हमें निपटाना है। तो इनको डिवाइडेशन करके इनको भेज दिया गया है कि 13 जो मंत्री है वो उसमें से 8 मंत्री तो 3-3 जिलों को संभालेंगे और जो 5 मंत्री है वो क्या करेंगे, 2-2 जिलों को संभालेंगे। ये बात कर लिए हेमंत बिस्वा शर्मा की हमने। 34 जिले असम में है। असम की राजधानी आप बता दीजिए, असम की राजधानी क्या है? साथ में यहाँ की लोकसभा राज्यसभा सीटों की बात करेंगे। लोकसभा राज्यसभा सीटें जो कि विधानसभा सीटें, इसको आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। साथ में यहाँ का नेशनल पार्क भी आप छाप दीजिए। तो ये बात करें अपन असम की, जहाँ पर अभिभावक मंत्री जो कि सरकारी नीतिगत फैसले, प्रशासनिक सुधार, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जो विकास कार्य होंगे, इनको सारी चीज़ों की ये संभालेंगे। लोकसभा की सीटें कितनी है? 14। राज्यसभा की कितनी है? 7। विधानसभा की कितनी है? 126। लोकसभा की कितनी है? 14। राज्यसभा की 7 और विधानसभा की कितनी होती है? 126। नेशनल पार्क आपने सुना होगा दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा जो एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? असम में। मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। काजीरंगा, मानस और ये डिब्रूगढ़ आपने सुना होगा, डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये डिब्रू जो है ये कहाँ है? असम में। इस काजीरंगा के बारे में थोड़े दिन मैंने पहले पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि 18 हाथियों की लाइट गिरने से, जो प्रकाशीय बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी दोस्तों बताइए? असम की काजीरंगा अभ्यारण्य में। हाथी मेरे साथी की इसके अलावा ट्रेन से कटने से भी मौत हुई थी। यह भी मैंने आंकड़ा आपको बता दिया था। ये डिब्रूगढ़ मानस काजीरंगा ये अभ्यारण्य है। और अब जो अभिभावक मंत्री की बात की है तो ये प्रशासनिक सुधार के लिए एक तरह से जिले को गोद लेंगे। लोकसभा राज्यसभा की हमने बात कर ली। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। आगे चलते हैं। जो इसमें है 13 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों को तो 3-3 जिले और 5 मंत्रियों को 2-2 जिले आवंटित किए गए। और टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? तो 34 जिले यहाँ पर है। बात कर ले अपन ने असम की राजधानी दिसपुर। राज्यपाल जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है दोस्तों? नोट कर लो जल्दी से। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126। नेशनल पार्क की हम डेली बात करते हैं। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी और वोरंग, ये सारे क्या है? यहाँ के नेशनल पार्क है। और इसमें 18 हाथियों की मौत हो गई थी। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस नामेरी और वोरंग, ये छाप लेना, आप नोट कर लेना। और आगे चलते हैं। इसी में तो मैं बताऊंगा आपको असम कहाँ पर है।
असम की ये देखो, असम के अपॉइंटमेंट गार्डियन मिनिस्टर फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। चीफ मिनिस्टर ऑफ हेमंत बिस्वा शर्मा अपॉइंटेड गार्डियन मिनिस्टर इन स्टेट, ये सारी चीज़ें इन्होंने ये कर दिया। इन्होंने ये भी बता दिया कि फंक्शंस ऑफ गार्जियन मिनिस्टर के क्या होगा। एक बार आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना देखने के बाद, और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना जो जो आपके बेनिफिशियल है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की अच्छी तरह से कोशिश की है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो धमाकेदार एक बार सबको शेयर कर दे, सबको बुला ले, और अब मेरा भी मोटिवेशन आप बनाए रखिए, खुद को भी मोटिवेट आप रखें। चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ढंग से स्टाइल से समझा दी, और आपको पता है कि असम की जो राजधानी है वो कहाँ है, दिसपुर है। ये भारत का मैप है, और भारत के मैप में असम की बात करते हैं तो जो 7 सिस्टर्स की हम बात करते हैं, उन 7 सिस्टर में जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें आता है दोस्तों असम। ये रहा दोस्तों असम, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा असम, और ये असम की राजधानी आप लोगों को दिसपुर बताइए। इसके अलावा इसकी बॉर्डर की बात करते हैं तो इसके बॉर्डर में ये सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम, और इस सिक्किम के अलावा ये है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल इसके बॉर्डर में। ये मेघालय यहाँ पर है, मेघालय के अलावा मिजोरम की हम बात करते हैं, मिजोरम के अलावा त्रिपुरा की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश की भी हम बात करते हैं। ये सारे स्टेट असम से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो ये जुड़े हुए हैं। बात कर लिया अपन ने किस किस की, तो असम की जो बात करते हैं इसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे असम पे जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में दोस्तों, तो आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन की। जो जितना जुलसता है वो उतना ही निकल के आता है, जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है। बात इतनी सी है कि आपको तपना तो होगा और जलना तो होगा, साथ के साथ रातों को जगना भी होगा। जितना जुलसोगे उतना अच्छा आप में निखार आएगा, जितनी मेहनत करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे, उतने ही अच्छी तरह से आपको आप में अपने आप में निखार देखने को मिलेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कितने गहरे पानी में हो और कितने गहरे पानी से ऊपर हो। आपने संडे वीकली करंट अफेयर्स देखा होगा, पता लग गया होगा आने वाला है वीकली करंट अफेयर्स, ये भी देख लीजिएगा क्या रहने वाला है आपका, खुद को देख लीजिए और जानते रहिए, परखते रहिए। आने वाला कंपटीशन अपना आपका होना चाहिए, है ना। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भाई मुन्ना भाई बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात। कौन भैया, संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात की जो बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के लिए गोल्डन वीज़ा, कौन सा वीज़ा भैया, गोल्डन वीज़ा। कौन सा वीज़ा, गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले बॉलीवुड स्टार कौन बन गए। प्राप्त करने वाले पहले बॉलीवुड स्टार बन गए भैया मुन्ना भाई MBBS। कौन बन गए, मुन्ना भाई MBBS। संजय दत्त साहब बन गए हैं पहले बॉलीवुड स्टार। कौन, संजय दत्त साहब। अब ये क्या होता है गोल्डन वीज़ा, क्या होता है देखो सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनना आप, है ना। बात करते हैं 1 मिनट इसकी गोल्डन वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, और हम बताते हैं इसमें बारे में क्या होता है। देखिए 1 सेकेंड, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात की हम कर रहे हैं बात। अब संयुक्त अरब अमीरात में जो बाल्टेन सागर की जो कंट्रियाँ है, जो बाल्टेन सागर की जो कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात उसमें शामिल है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी नागरिक वहाँ पे जाता है, और नागरिक जाता है तो वहाँ पे मान लो कोई भी आदमी काम करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, या रहने जा रहा है, या कुछ व्यापार करने जा रहा है, तो कभी भी वो क्या होता है कि 100% उसका मालिकाना हक नहीं हो सकता। मतलब वो 100% उस कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वो मालिक नहीं बन सकता। अगर वहाँ पर जाकर किसी को घर लेना है तो उसके लिए भी उनको एक तरह से दलाल ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, दलाल या स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। और वो क्या करेगा दोस्तों कि जो वहाँ पर जो घर लेगा उसके पहले उसको बताना पड़ेगा। मतलब एक आदमी आपको अपॉइंट करके रखना पड़ेगा कि भैया मैं यहाँ पे घर ले रहा हूँ, और घर ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ का जो वीज़ा लेकर तो मैं आ गया रहने के लिए, लेकिन कभी आपको वहाँ की सरकार जो क्या ये घर नहीं देगी, है ना।
तो जो आदमी आपके बीच में होगा, जो वहाँ का रहने वाला होगा प्रॉपर, वो क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा, और वो पार्टनरशिप करके तहत वहाँ क्या करेगा, आपको घर दिला देगा। ऐसे ही कंपनी में आप 100% मालिकाना हक नहीं रख सकते। तो अभी हाल ही में जो गोल्डन वीज़ा होता है, इस गोल्डन वीज़ा के तहत क्या होता है, ये 10 वर्षों के लिए होता है। गोल्डन वीज़ा क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है 10 वर्षों के लिए। और जो संजय दत्त साहब है, इन संजय दत्त साहब को गोल्डन वीज़ा मिल गया है। और जो वहाँ की गोल्डन वीज़ा जो स्पॉन्सर होते हैं, जो मैंने दलाल टाइप बताया, उस पद्धति को बोला जाता है, कौन सी पद्धति बोला जाता है, काफला पद्धति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काफला पद्धति। क्या बोला जाता है दोस्तों, काफला पद्धति। ये भी ध्यान रखना आप, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ भैया। काफला पद्धति किसे बोला जाता है, कि जो बाल्टिन सागर संयुक्त अरब अमीरात में जाने वाले लोगों के लिए एक तरह से दलाली करने वाले जो लोग होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, अपॉइंट करने रखते हैं, जिनके द्वारा जो बाहर से जाने वाले विदेशी लोग हैं, उनको ठहरने के लिए, मकान दिलाने के लिए, उनको नौकरी दिलाने के लिए एक तरह से जो दलाल टाइप्स होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है काफला पद्धति। तो जो गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है संजय दत्त को, ये 10 सालों के लिए प्राप्त हुआ है। अब इस वीज़ा में क्या होगा कि उनको किसी न कोई भी, ना तो स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो वहाँ जाकर अपना घर बसा सकते हैं, वहाँ पर नया घर ले सकते हैं, वहाँ किसी कंपनी के 100% मालिकाना हक भी वो ले सकते हैं। ये किनको मिला है, मुन्ना भाई MBBS को। इसके पहले हम बात करते हैं तो जो ये मिलता था डॉक्टर्स को, या फिर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग हैं, इनको ये वीज़ा प्राप्त होता था, जो कि 10 सालों के लिए प्राप्त होता है। GI टैग होता है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी कहाँ होता है, 10 वर्षों के लिए ही होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो गोल्डन वीज़ा है, ये गोल्डन वीज़ा कब स्टार्ट किया है, 2019 से। किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने। अब मुझे ये बता दीजिए आप कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कौन सा मिशन, मंगल मिशन भेजा गया था, और उस मंगल मिशन का क्या नाम था, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। साथ में मुझे ये भी बताना आप कि जो IPL हुआ था, वो IPL जो हुआ था यहाँ पर, वो कौन सा IPL का सेशन था, तो ये IPL का 13वां सीजन था, जिसका जो स्पॉन्सर था वो था ड्रीम 11। कौन सा था दोस्तों, ड्रीम 11। और जो UAE का था जो मंगल मिशन, वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों होप मंगल मिशन था, जो UAE के द्वारा भेजा गया है। और धोखेबाज ने कौन कौन से भेजे हैं, तियानवेन फर्स्ट, धोखेबाज चाइना का पहला मंगल मिशन, पता है आपको, मैंने बताया। इसके अलावा जुरोंग रिवर मिशन, वो भी मंगल मिशन है। तियानवन मिशन, जो भी मंगल मिशन है। होप मिशन, जो संयुक्त अरब अमीरात का, ये भी मंगल मिशन रहेगा। 13वां सीजन IPL का ड्रीम 11 स्पॉन्सर था। और 14वां IPL का जो सीजन चल रहा था, उसका कौन था, वीवो IPL जो स्पॉन्सर बना हुआ था। और जो गोल्डन वीज़ा की बात कर ली, संजय दत्त को मिल गया 10 वर्षों के लिए। और साथ में ये भी बता दिया है कि कैसे मिलता है, क्या होता है गोल्डन वीज़ा, किन किन को ये दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। होप मिशन किसका था, मंगल मिशन जो था। और होप पोर्टल की हम बात करते हैं, होप पोर्टल, इसको भी आप नोट कर लो। होप पोर्टल जो होता है दोस्तों, ये कहाँ का था, ये उत्तराखंड का था। कहाँ का, उत्तराखंड का होप पोर्टल। इसको भी आप ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपने सारी चीज़ें मैंने बहुत बता दी। साथ के साथ में ये देखिए, आप मुन्ना भाई MBBS को मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है मुन्ना भाई MBBS, ये है भैया पता नहीं कौन है ना। ये सारी चीज़ें आपको देख लीजिए। ये मुन्ना भाई MBBS को UAE का ये मिल चुका है। ये देखिए कैसे कुछ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखो आप कैसे कुछ नज़र आ रहे हैं। और साथ के साथ में दोस्तों, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, इसमें एक चीज़ मुझे ये बता दीजिए कि अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अवार्ड होता है, फाल्के पुरस्कार, ये किन्हें दिया गया था, फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था। और साथ में मुझे ये भी बता दो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किन्हें दिया गया है, पुरस्कार किन्हें दिया गया है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किन्हें दिया गया है। इन दोनों क्वेश्चनों का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप छाप दो। इसका बताइए, रजनीकांत है या नहीं है, बताओ, रजनीकांत है या नहीं है, बताइए। इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो धनुष और मनोज वाजपेयी है।
धनुष जो साउथ एक्टर है और मनोज वाजपेयी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। वाजपेयी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आपके एग्जाम में किसी न किसी में ये छप सकते हैं। ये बता दिया मैंने गोल्डन वीजा क्या होता है, किस सरकार के द्वारा दिया गया है और किसको दिया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कर्नल पंजाब सिंह, क्या नाम है दोस्तों, कर्नल पंजाब सिंह, कर्नल पंजाब सिंह, और कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया दोस्तों। और वो कौन थे, तो ये एक प्रकार के वीर योद्धा थे। और जिन वीर योद्धाओं ने क्या हुआ था 1971 का युद्ध लड़ा था। 1971 के ये युद्ध वीर थे, क्या थे 1971 के ये क्या थे दोस्तों, युद्ध वीर थे, युद्ध वीर थे, जिनका अभी हाल में कोविड-19 के कारण ये निधन हो गया। इनकी हम बात करते हैं, जो कर्नल पंजाब सिंह थे, ये क्या होता है, इनको वीर चक्र भी प्राप्त हुआ था। और वीर चक्र कब प्राप्त हुआ था इनको, जब 1971 की बात करते हैं तो 24 दिसंबर 1971 को, 1971 को इनको वीर चक्र प्राप्त हुआ था, चक्र प्राप्त करता थे। मैं आगे चलता हूँ, बताता हूँ इनके, एक सेकेंड। ये दोस्तों कर्नल पंजाब सिंह जो 1971 वार में थे, जो नल्ला पाकिस्तान के लिए लड़ाई की गई थी, जो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। बांग्लादेश को आज़ाद कब कराया गया था, 1971 में कराया गया था, भारत के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है 1971 में। उनके ये महान थे, उसमें ये रणबांकुरे थे, 1971 युद्ध के ये हीरो थे। कर्नल पंजाब सिंह का कोरोना से निधन हो गया। ये देखिए आप, इनको कैसे परमवीर चक्र दिया गया था, ये सारी चीज़ें ये देखिए आप। अवार्ड की हम बात करते हैं तो ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। इनको अवार्ड कब दिया गया था, तो इनको अवार्ड दिया गया था वीर चक्र ऑन दिसंबर 24 1971, 24 दिसंबर 1971 को इनको वीर चक्र दिया गया था। साथ में हम बात करते हैं तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये इनको प्राप्त है, ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र इनको प्राप्त है। साथ के साथ में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र इनकी जो क्या बोलते हैं इसको, बलशाली योद्धा होते हैं ना, उनको दिए जाते हैं। ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र इनके शौर्यमान को दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है, खुद को बदलना सीखो, खुद के मन को कंट्रोल करो। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अपने आप को इतना बदल लो कि हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमें हमारे लक्ष्य से मतलब है। और बदलने का मतलब ये नहीं कि अपने घर वालों से, अपने बाबा सुनो से भी आप बदल जाए। साथ दो, समय दो, सबको दो, लेकिन अपनी पढ़ाई को विचलित ना होने दे। अपनी पढ़ाई को बनाए रखें और पढ़ाई को इतनी अच्छी तरह से बनाए रखें कि आपको आने वाला जो लक्ष्य सेट करके बैठे हो ना आप, उस लक्ष्य को आप आने वाले दिनों में, आने वाला एग्ज़ाम 2021-22 हो या अगला कोई बड़ा टारगेट हो यूपीएससी लेवल जैसा, तो उसको भी आप क्या कर सको, प्राप्त कर सको। आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे ना दोस्तों, लास्ट वाले यूपीएससी लेवल का कंटेंट रहेगा, देख लेना और नोटिस कर लेना, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बने रहना है सेशन के साथ। और सेशन को आप कर दीजिए शेयर, और शेयर करते रहिए। और साथ में साथ कमेंट में बता दीजिए सेशन कैसा लग रहा है। विश्व भूख दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व जो भूखमरी जो दिवस होता है, कौन सा विश्व भूख दिवस, कौन सा दोस्तों, विश्व भूख दिवस। विश्व भूख दिवस मतलब वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है हर साल, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 मई को। कब मनाया जाता है, 28 मई को। उद्देश्य क्या है इसका, तो उसका उद्देश्य है दोस्तों भूखमरी को समाप्त करना। किनको समाप्त करना, तो इसका उद्देश्य आप नोट कर लीजिए। उद्देश्य की बात करते हैं तो भूखमरी को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। जिसका उद्देश्य है जो विश्व भूखमरी जो दिवस मनाते हैं अपन 28 मई को, इसका उद्देश्य है कि विश्व में भूखमरी से क्या नाम है, विश्व भूखमरी को भी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, मिटाया जाए। अगर हम बात करते हैं इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 107 देशों में, 107 देशों में दोस्तों भारत का स्थान है
94वीं रैंक। भारत की जो रैंक की बात करते हैं ना 107 देशों में से भारत की रैंक है कितनी, 94, 94 इसकी रैंक है। बात करते हैं सबसे लास्ट में कौन सा देश है, तो लास्ट में जो देश थे दोस्तों वो है चाड देश। कौन सा है, चाड देश है। और बात करते हैं हमारे नल्ले पाकिस्तान की, तो भैया जोक ऑफ द डे मान लो इसको, जोक ऑफ द डे, जिसमें नल्ला पाकिस्तान की रैंक बताई गई है। इसमें कितनी बताई गई है, 88वीं। कौन सी बताई गई है, ये भारत से पहले बताया गया है, भारत से 6 रैंक से ऊपर है। ये कौन है, कौन दोस्तों, नल्ला पाकिस्तान। ये मजाक है, बात करते हैं। और ये दोस्तों ये 94 रैंक है भारत की। जो आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो कितना है, 94। कितना है, 94। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो देखिए आप, ये 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। ये मैडम कैसे, आपको इधर देखे होंगे, ये आपके चावल और गेहूं का आपको स्टोर नज़र आ रहा होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो आप फैक्ट देखिए, आप इन फैक्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों, है ना। 490 मिलियन पीपल लिव इन क्रॉनिकल हंगर। 490 लोग, जो मिलियन लोग हैं, ये वर्ल्ड में हंगर की प्रॉब्लम से ग्रसित है, मतलब भूखमरी से ये ग्रसित लोग हैं। जिसमें 60% ऑफ पीपल लिविंग इन हंगर आर वुमेन, मतलब जिनमें से 60% तो कौन है, महिलाएं। कौन है, महिलाएं। कितने की बात हो रही है, 490 मिलियन लोगों की बात हो रही है, जिसमें 60% महिलाएं। 98% ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब 98% लोग ऐसे हैं जो मिडिल इनकम वाली कंट्री है, जिनकी इनकम बहुत कम है, जो कि 98% लोग क्या है, भूखमरी से ग्रसित है। और बात करते हैं हंगर किल्स की, तो जो हंगर के भूखमरी के द्वारा जो लोग मरते हैं, जो मतलब क्या होती है, 3 बीमारियां मिलकर जो नहीं मार सकती, इतने लोग तो भूखमरी के कारण मरते हैं। जिसमें बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जो अपनी एक टाइफाइड, एड्स वगैरह जो बीमारियां होती है ना, मलेरिया जो बीमारी होती है, टाइफाइड होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो आदमी को नहीं मार सकता। ये इतनी संख्या जो है होती है, ये इतनी संख्या जो ये बीमारियां नहीं मार सकती, इतनी तो भूखमरी के कारण लोग मरते हैं। ये एक वर्ल्ड इफेक्ट है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें, तो द हंगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जो हंगर प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड हंगर डे इज एन इनिशिएटिव बाय द हंगर प्रोजेक्ट, फर्स्ट स्टार्ट इन द ईयर 2011। 2011 से ये मनाया जा रहा है, 2011 से ये मनाया जा रहा है, 2011 से ये मनाया जा रहा है, जो स्टार्ट किया है। ये देखिए भारत की रैंक, तो इंडिया रैंक 94 अमंग कितने देशों में से, 107 देशों में से। ये सारी चीज़ें हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है। और वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली की हम बात करते हैं, तो 16 अक्टूबर को ये एनुअली मनाया जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो देखिए आप, ये देखिए, ये एक चीज़, ये एक डाटा, ये देखिए आप, 28 मई इज आल्सो सेलिब्रेट। 28 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है, इसके अलावा मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ डे। कौन सा दोस्तों, नोट कर लो, 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ डे, ये भी डे मनाया जाता है। और इसके अलावा विश्व भूखमरी दिवस भी कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को मनाया जाता है। मई मंथ के मैंने सारे आपको डेज बताए हैं, सारे डे आप कॉपी में नोट कर रखे होंगे और नोट करके दीवार में चिपका रखे होंगे। और दीवार में चिपका रखे हैं तो एक बार उनका देख भी लीजिएगा भैया, भाई साहब उनको देख लिया करो, रिवीजन कर लिया करो, नोटबुक में लिखाने के लिए होते हैं। कमेंट बॉक्स मैंने देखा आपका वीकली करंट अफेयर्स में, मैं देख लेता हूँ कौन कितना आंसर करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डाटा पता होना चाहिए और नोट करते रहना, सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस टीम ने पहली बार महिला चैंपियंस, भैया हमारी टीम भी गजब है, चैंपियंस को चैंपियंस लिखती है, चैंपियंस लीग 2021 का फाइनल जीता। तो अभी हाल ही में जो FC बर्सिनोला है,
इन्होंने क्या जीत लिया है, महिला चैंपियंस लीग 2021 का खिताब जीत लिया है। और ये किसके द्वारा आयोजित की जाती थी, तो ये आयोजित की जा रही थी दोस्तों किसके द्वारा, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। किनके द्वारा, यूईएफ, ये यूनियन फॉर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इनके द्वारा ये आयोजित की जा रही थी ये वाली प्रतियोगिता एसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो यूएएफ है और ये है फीफा, ये दोनों क्या कराती है, फुटबॉल लीग आयोजित करवाती है। और ये जो प्रतियोगिता थी महिला चैंपियंस लीग 2021, ये किसके द्वारा आयोजित कराई गई थी, तो ये यूनियन फॉर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय दोस्तों बेसल स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर की बात करते हैं बेसल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। आज बात करेंगे दोस्तों स्विट्जरलैंड की डिटेल्स में, और स्विट्जरलैंड के बारे में जो भी तथ्यात्मक जानकारी है ना यूपीएससी लायक, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, है ना। तो आप बने रहिए, कमेंट बॉक्स करते रहिए कमेंट में। और इसकी स्थापना भी आपको बता दो, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, किसकी, यूएएफए की। और किसको हराया था, तो इन्होंने चार्ल्स को हराया था। ये देखिए आप, ये देखें, बार्सिलोना बीट्स चेल्सी टू विन वुमेन्स चैंपियन लीग फाइनल। एक तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको नोट डाउन कर ली है। और इन्होंने एफसीबी का जो मुकाबला था चेल्सा को इन्होंने हरा दिया। ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। ये यूएएफए के बारे में मैं बता दिया, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना की बात करते हैं तो बेसल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और 15 जून 1954 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, है ना। 54 में हुई थी, एक सेकेंड दोस्तों, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको सही कर लेना आप, है ना, ये चीज़ है। आगे चलते बात करते हैं, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। खुद में छोटा सा खुद का टाइम टेबल ऐसा सेट कीजिए कि आप स्टार्टिंग करते हो तो आप मात्र 3 घंटे पढ़ते हो, लेकिन उसमें बदलाव लाते जाइए। दिनों दिन अपने आप की काबिलियत ऐसी बना लो कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जुनून सा पैदा कर लो। दिमाग काम करे, रात में सोए, नींद आए, खाना खाएं, किसी से बात करें, तब भी एक ना एक चीज़ तो याद आनी चाहिए कि मेरा टारगेट आज का ये बचा हुआ है, मुझे इतना चेंज करना है। ऐसा नहीं कि ये काम कल के भरोसे छोड़ना है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब वाला आपको सिद्धांत अपनाना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है ना। हर छोटा बदलाव आपको बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और छोटा सा बदलाव आपको लाना ही होगा अपनी ज़िंदगी में, छोटा सा बदलाव लाना ही होगा। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, देखिए, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने। तो दोस्तों ये दोनों स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ थी, 6 क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन आप देखिए। तो अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक में जो भाग लेने ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं ना, टोक्यो ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, इसमें अंपायरिंग करने के लिए एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे, एकमात्र भारतीय रेफरी जो कि क्या करते हैं, रेफरी आप जानते हो क्या होता है। और ये रेफरी होंगे दोस्तों कौन, अशोक कुमार। कौन होंगे, अशोक कुमार यहाँ के रेफरी होंगे, जो कि एकमात्र भारतीय है। ये टोक्यो ओलंपिक में क्या होंगे, लगातार दूसरी बार अंपायरिंग करेंगे। और ये एक प्रकार के UWWF जो UWW है, UWW इसके भी ये क्या है, शिक्षक है, मतलब एक प्रकार की ये कोच है दोस्तों। और ये क्या करेंगे, रेफरी का काम करेंगे टोक्यो ओलंपिक में, है ना। अब ये लगातार दूसरी बार कर रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो अधिकारी है उनके द्वारा ये सेलेक्ट किए गए हैं। बात करते हैं इसकी, बताइए आप, ये दूसरा जो ऑप्शन है मुझे थोड़ा सा याद तो आ रहा है, लेकिन आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या है, जल्दी से बता दीजिए कि वी कार्तिकेय पांड्यन का
किसके लिए सिलेक्शन हुआ था, और वी कार्तिकेय पांडेन कौन थे, एक आईएएस अधिकारी थे या आईपीएस अधिकारी थे, बताइए दोस्तों, थोड़े दिन 1-2 दिन याद कीजिए। तो वी कार्तिकेय पांडेन एक प्रकार ये क्या है, आईएएस अधिकारी है। और जो उड़ीसा में जो वर्ल्ड कप होगा ना, कौन सा वर्ल्ड कप, हॉकी का वर्ल्ड कप, कौन सा दोस्तों, हॉकी का वर्ल्ड कप, कब, 2023 में, उसमें ये क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेकर इसको आयोजित कराने का काम कर रहे हैं वी कार्तिकेय पांडेन। समझ में आ गया आपको। तो टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के लिए अंपायरिंग के लिए एकमात्र जो भारतीय होंगे ये होंगे अशोक कुमार, द ओनली इंडियन रेफर टू ऑफिशिएट इज रेसलिंग टू टोक्यो ओलंपिक। और दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक का जो नाम दिया जा रहा है ना, इसका नाम दिया जा रहा है 2020, जो कि कब होगा, 23 जुलाई 2021 को बात चल रही है, स्टार्ट होगा। और इसका नाम दिया गया है ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 विल स्टार्ट ऑन 23 जुलाई से यह स्टार्ट होगा, नाम दिया है 2020। और जो इसकी बात करते हैं ये तो था ओलंपिक गेम्स। और पैरा ओलंपिक जानते हो क्या होता है, पैरा ओलंपिक, बताइए पैरा ओलंपिक क्या होता है। पैरा ओलंपिक की हम बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक होते हैं दोस्तों जो अपने हाथ पैर से थोड़े से अपंग होते हैं, जो अपंग खिलाड़ी होते हैं, और अपंग खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक होते हैं। जैसे कि ये ख़त्म होगा उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, उसी मैदान पर, उसी ग्राउंड पर, उसी जगह स्टार्ट हो जाएगा टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स। और ये कब से स्टार्ट होंगे, तो 24 अगस्त 2021 से ये स्टार्ट होंगे। और ओलंपिक जो गेम्स है टोक्यो ओलंपिक, ये कब होंगे, 23 जुलाई 2021 को तो ये होंगे, और 24 अगस्त से ये वाले पैरा ओलंपिक होंगे। दोनों का आपको ध्यान रखना है, 23 जुलाई ये तो ओलंपिक और 24 अगस्त पैरा ओलंपिक, ये दोनों आपको डिटेल्स में ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग को स्टेबिलिटी रखना, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूँ उनको एक कहानी के रूप में सुनते जाना। बात चल रही है इंटरनेशनल की, बात चलेंगे और इंटरनेशनल हम बात करेंगे इसमें। तो हाल ही में किस यूरोपीय संघ, यूरोपीय देश, यूरोपियन EU यूरोपियन देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक संधि को अस्वीकार कर दिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स में देखा जा सकता है, यूपीएससी RAS प्रीलिम्स में एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक संधि को अस्वीकार कर दिया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप नोट करने की कोशिश करना, और बात करते हैं इसमें डिटेल्स में। अब डिटेल्स में थोड़ी देर कहानी सुनते जाना। आंसर है इसका स्विट्जरलैंड। क्या है इसका आंसर, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है, ये तो आप नोट कर लो। अब देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा मैं आपको सुनाता हूँ। अब देखो, अब देखना एक मिनट। यूरोपियन जो यूनियन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, राजधानी बेल्जियम की। बात करते हैं ये क्या है, ये है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, तो लैंडलॉक कंट्री वो होती है दोस्तों जिसका आसपास का क्षेत्र समुद्रों से नहीं घिरा हो, मतलब जिसके आसपास क्या हो, देश ही देश हो, मतलब देश से घिरा हुआ वो कंट्री जिसमें आसपास क्या हो, पानी का कोई नामो निशान ना हो, वो कहलाती है लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुद्दे में चलते हैं, तो बात करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में जो बात करते हैं यूरोपियन यूनियन है। अब आप मेरे को 2 क्वेश्चनों का जवाब दे दो, क्या स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। क्वेश्चन है, क्या स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। पहला तो ये क्वेश्चन है। साथ में एक चीज़ का ये आंसर दे दो कि जो स्विट्जरलैंड है इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो या तो PM होता है या राष्ट्रपति होता है, या तो PM होता है या राष्ट्रपति होते हैं। इसमें शासन व्यवस्था कैसे है, इन दोनों क्वेश्चनों का आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसमें, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा आगे। अब देखो, तो अभी हाल में स्विट्जरलैंड ने रिजेक्ट कर दिया है यूरोपियन यूनियन का। ये देखिए, आप एक इसको दिखाना चाहता हूँ, ये मैप है। इस मैप में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के ये नोट करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड,
ये एक सेकंड, यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। अब आपको मैंने ढंग से समझाया हुआ है कि महाद्वीप कितने हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यूरोप महाद्वीप में ये है, यूरोप महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो बात करते हैं फेडरल काउंसिल की एक व्यवस्था है। फेडरल काउंसिल यहाँ की शासन व्यवस्था है। अब ये फेडरल काउंसिल क्या होता है? हमने राष्ट्रपति सुना, प्रधानमंत्री सुना, गुरुजी हमें ये तो बताइए फेडरल काउंसिल होता क्या है? तो सुनिए बच्चों, सुनिए। फेडरल काउंसिल होता है कि यह स्विट्जरलैंड में 7 सदस्य क्या करते हैं, बारी बारी से अपना शासन करते हैं। 7 सदस्यों की एक टीम होती है जो कि अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। हो गई फेडरल कमीशन की बात, तो फेडरल इसकी बात, काउंसिल की बात। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसकी किसकी अपन बात करें? स्विट्जरलैंड की। अब स्विट्जरलैंड में दोस्तों कौन सा पर्वत? तो ये एक है अल्पाइस पर्वत। अल्पाइस जो पर्वत है यहाँ पर है, इसको अल्पाइस कंट्री भी बोला जाता है। किसको? अल्पाइन कंट्री भी बोला जाता है। आगे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। यूरोपियन यूनियन का सदस्य कौन नहीं है? ये नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, फिर भी आप तो बोल रहे हो इसने स्वीकार कर दिया, यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात कर दी। तो दोस्तों क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं जहाँ पे वो लोग चलाते हैं सरकार। अब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन में कितने लोग शामिल है? तो यूरोपियन यूनियन में जो सदस्य शामिल है उसमें स्विट्जरलैंड नहीं है, ये वाला। अब ये स्विट्जरलैंड नहीं है, तो ये स्विट्जरलैंड के साथ यूएन ने क्या कर रखा है? यूएन ने स्विट्जरलैंड ने, दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इन दोनों ने कर रखा है 120 मुद्दों पर हस्ताक्षर। कितनों में? 120 मुद्दों पर इन्होंने आपस में हस्ताक्षर कर रखे हैं। स्विट्जरलैंड ने कर रखे हैं 120 मुद्दों पर हस्ताक्षर, जिसमें क्या होता है कि जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं उनके द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन के संघ के द्वारा जो उनके सदस्यों को जो सुविधा दी जाती है, वो सुविधा ही किसको मिलती है? स्विट्जरलैंड को। किस माध्यम के तहत? 120 मुद्दों पर हस्ताक्षर करने के तहत। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। अब स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं तो आपको पता है दुनिया भर के मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुनिया भर के मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दुनिया भर के जो मुख्यालय हैं वो स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में। ये देखिए आप, स्विट्जरलैंड यहाँ पे दिखाई देगा, एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए आप, स्विट्जरलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा स्विट्जरलैंड। अब दुनिया भर के मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुनिया भर के मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में दुनिया भर के मुख्यालय। बात करते हैं यहाँ की जो जनसंख्या की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? लगभग 84 लाख। कितनी? 84 लाख, मात्र 84 लाख की जनसंख्या है। जिसमें से क्या है दोस्तों, जिसमें से सुनिए एक सेकंड सुनिए, 30 लाख लोग तो विदेशी है। कितने? 30 लाख लोग तो विदेशी है। और इसमें से भी बात करते हैं दोस्तों हम, तो इसमें से लगभग 30 से 34 लाख तो विदेशी है। और जो 14 लाख लोग हैं वो 14 लोग क्या करते हैं यहाँ पर? 14 लाख लोग जो यहाँ के जो मुख्यालय हैं जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बहुत सारे मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में। तो 14 लोग यहाँ क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। और ये नौकरी किन देशों के करते हैं? ये नौकरी वो देशों के करते हैं जो यूरोपियन यूनियन में शामिल है, जो यूरोपियन संघ में शामिल में। भैया ये बात चल रही है स्विट्जरलैंड के बारे में, थोड़ा सा सुनते जाए, बीच में हटके गायब हुए तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये सारी चीज़ हो गई, जिसमें से बात करते हैं हम 3 से 4 लाख लोग, 3.4 लाख लोग जो डेली अप डाउन करते हैं यूरोपियन यूनियन से स्विट्जरलैंड में। जो यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसमें शामिल जो देश है वो शामिल देशों में से 3.4 लोग तो डेली अप डाउन करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्विट्जरलैंड के लोगों को हो गई दिक्कत कि यार इतने विदेशी लोग आते हैं, हमें बड़ी समस्या हो रही है। यूरोपियन यूनियन से 2014 में थोड़ा सा मन का मुटाव हो गया इनका। 2014 में इनका मनमुटाव हुआ, तो 2014 से मनमुटाव होते यूरोपियन यूनियन ने बोला, किससे? स्विट्जरलैंड से बोला कि भैया एक काम कर,
तो उसको लग गए यूरोपियन यूनियन को कि स्विट्ज़रलैंड वालों को दिक्कत होने लग गए। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि आप एक काम करो स्विट्ज़रलैंड साहब, हमारे यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाओ। स्विट्ज़रलैंड बोलता है अरे क्यों शामिल हो, मैं तो 120 मुद्दों पे हस्ताक्षर कर रखे हैं, और जो 120 मुद्दों पर हस्ताक्षर कर रखे हैं तो आप इन मुद्दों की जो आपके यूरोपियन सदस्यों को जो सुविधा मिलती है उस सुविधा को मेरे को उपलब्ध कराते जाओ, और मैं आपके लोगों को 14 लाख लोगों को नौकरी दे रहा हूँ जो कि हमारे स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने कहा यार तेरी बात भी सही है, बात तो तेरी भी सही है, तू भी ये काम कर रहा है, चल एक काम करते हैं, तू ये काम कर दे। क्या काम करें? तो जिन्होंने बोला यूरोपियन यूनियन ने किससे, स्विट्ज़रलैंड से, कि भैया तू ये काम कर दे कि जो तेरे लोगों को सिक्योरिटी देता है, सोशल सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी। अब भैया ये सोशल सिक्योरिटी जो देता है, एक काम कर तू हमारे ये 14 लाख लोग हैं ना, इनको भी ये सिक्योरिटी दे दे। अब सोशल सिक्योरिटी की बात आ गई। अब सोशल सिक्योरिटी की बात आ गई तो स्विट्ज़रलैंड से पूछा गया कि क्या तुम दे सकते हो? तो स्विट्ज़रलैंड ने कहा मैं क्यों दूं। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछना वाजिब रखोगे कि सर ये सोशल सिक्योरिटी होता क्या है? व्हाट्सएप में मिलती वो सिक्योरिटी तो नहीं, इंस्टाग्राम में मिलती वो सिक्योरिटी तो नहीं। नहीं दोस्तों, होता क्या है, जो देश है बड़े विकसित देश है, जैसे कि रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की बात बताता हूँ आपको। रूस में क्या होता है कि जो वहाँ का वेतन भत्ता मिलता है ना बेरोजगारों को, बेरोजगार भत्ता जो मिलता है ना, उस बेरोजगार भत्ता को लेकर इंडिया में आ जाते हैं गोवा में, और गोवा में आकर वो क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इतना तो उनका वर्ल्ड टूर के लिए बेरोजगारी भत्ता रहता है। किन के लिए? रूस वालों के लिए। बात समझ में आई कि बेरोजगारी भत्ता कितना है? गोवा में घूम जाते हैं वो लोग, और जब उनको वेतन भत्ता रूस से लोग नहीं आते ना तो गोवा में क्राइसिस आ जाता है, मतलब बिल्कुल जो धंधा होता है ना गोवा का, ठप हो जाता है। ये बिल्कुल अंदर की बात है, जरा सोचिएगा। और जो अमेरिका की बात करते हैं, जो बनारस की जो इंग्लिश लेडियाँ आती है ना बनारस में, बनारस के घाट में, वो लोग बताते हैं कि जो अमेरिका के जो बेरोजगार लोग होते हैं वो लोग क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं बनारस में, इनमें वो उनका भी बेरोजगारी भत्ता से घूमने आते हैं। वहाँ के लोग बेरोजगारी भत्तों में तो वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, और अपन देखो IAS नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे रहते हैं, कंपटीशन में लगे रहते हैं, देखो हमारा बेरोजगारी भत्ता। तो वो लोगों को क्या होती है, एक सिक्योरिटी मिलती है। उस सिक्योरिटी के तहत कहा जाता है कि जो लोग वर्तमान में काम कर रहा है, मान लो मैं स्विट्ज़रलैंड का निवासी हूँ और स्विट्ज़रलैंड के निवासी को मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर, है ना, तो काम कर रहा हूँ तो मुझे दिया जाएगा, मैं नौकरी कर रहा हूँ वर्तमान में। अब मैंने 40 साल तक की नौकरी कर लिया ना, 40 साल तक की नौकरी कर ली तो मुझे वहाँ पे 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था। तो हुआ क्या कि वो क्या करेंगे आपको कि वो आपसे बोलेंगे कि जैसे आपका टाइम पीरियड खत्म होता है तो आपका 50,000 की नौकरी खत्म हो गई, तो आपको उसके बाद आपको एक वेतन देना स्टार्ट कर देंगे जो आपकी नौकरी के बराबर था। वो इतना वेतन दे देंगे आपको कि जाओ मौज करो, यश करो, आप तो ने नौकरी कर ली, अपने हिसाब से धंधा खोलो, व्यापार खोलो, दुकान खोलो, उद्योग खोलो, कुछ भी करो, आपको हमारी सरकार के द्वारा ये सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। ये होती है दोस्तों सोशल सिक्योरिटी, जो किसने मांगी? यूरोपियन यूनियन ने। किसके लिए? 14 लाख लोगों के लिए। और 14 लाख लोगों के लिए क्या मांगे कि हमें सोशल सिक्योरिटी आप दे दो, और सोशल सिक्योरिटी में हमें बता दो कि हमारे 14 लाखों को सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो हम भी क्या करेंगे, अच्छे से हमारे लोगों को रोक लेंगे। तो ये देखिए आप, एक सेकंड में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये अल्पाइन जो मैंने बता दिया, अल्पाइन जो पर्वत है स्विट्ज़रलैंड में। एक सेकंड, ये देखिए आप इसको, मैप को, ये देखिए। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, है ना। ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ का हिस्सा आपको बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है, वाइट, और ये बिल्कुल सारे जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये सारे ग्रीन वाले दो है, ये ग्रीन वाले जो है ये है यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल है। और यहाँ पे बेचारा है स्विट्ज़रलैंड, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब पूरी तरह से देशों से घिरा हुआ है। इसके बीच में, इसके अगल बगल में कोई भी समुद्र सीमा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब 3.4 लोग रोज़ जो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया ढंग से। अब आगे चलते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया कि स्विट्ज़रलैंड ने कर दिया दोस्तों मना।
स्विट्जरलैंड ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम आपके लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे, आपको धंधा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी बोल दिया था कि 160 मिलियन का जो हम 120 के समझौते के तहत करते हैं, 160 बिलियन का ये क्या करते थे, व्यापार करते थे आपस में यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के साथ। तो इसी के बदले में जो 120 मुद्दों पर हस्ताक्षर किए हुए थे ना दोस्तों, उन्हीं में क्या करते थे, ये 14 लाख लोगों को नौकरियां देता था, जो कि यूरोपियन लोग, जो यूरोपियन सदस्य थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है सेशन को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, और दाएं तो एक बार थम्स अप और कमेंट करके बता दो सर अच्छी तरह से हमें ये क्वेश्चन समझ में आया है, जो आपने डिटेल्स में चर्चा की हमें समझ में आया। तो ये देखिए यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य है, ये देखो, ये ब्रिटेन है, यूके ब्रिटेन, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड। ये सारी चीज़ें बात बता दी। यूरोपियन यूनियन की मैं बात बता देता हूँ, तथ्यात्मक जानकारी है, आपको नोट कर लेना है और इसमें नोट करके देख लेना है आपको। इसकी खोज हुई थी फाउंडर 1 नवंबर 1993, 1 नवंबर 1993 में। इसका जो हेड क्वार्टर है मैंने बता दिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके फाउंडर में बात करते हैं तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ये इसके फाउंडर्स देश थे। आगे बात करते हैं इसी में, तो यूरोपियन यूनियन का जो मैटर था आपको सारा समझ में आ गया, और यूरोपियन यूनियन के तहत स्विट्जरलैंड ने इससे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, अस्वीकार कर लिया। अब देखिए भाई साहब, इस घटना को देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। बांग्लादेश ने हाल ही में सार्क देश, दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क देश के साथ 200 मिलियन मुद्रा विनिमय को मंजूरी दे दी। कितने मिलियन को, 200 मिलियन मुद्रा विनिमय को मंजूरी दे दी। मतलब एक तरह से करेंसी स्वैप को मंजूरी दे दी। किसको, करेंसी स्वैप। अब करेंसी स्वैप जो होगा वो क्या होता है डिटेल्स में सुनेगा। तो बांग्लादेश ने क्या हुआ भैया, बांग्लादेश एक तरह से अभी हाल में जो आर्थिक स्थिति जो रिपोर्ट थी इसमें भी अव्वल रहा, भारत से आगे रहा। इसी के अलावा बात करते हैं तो इसने जैसे ही बात की तो ये किसका दरिया दिल वाला हो गया, दरियाई दिल हो गया। चलो करते हैं हम अपना दरिया दिल निकाल के थोड़ा सा दान देने की कोशिश करते हैं। और दान किसको दिया, तो इन्होंने दिया भैया श्रीलंका को। किसको दिया, श्रीलंका को इन्होंने दे दिया। अब भैया श्रीलंका को दे दिया, अब श्रीलंका को दे दिया तो कितनी राशि दी, 200 मिलियन डॉलर की इन्होंने मुद्रा दे दी। अब 200 मिलियन डॉलर की इन्होंने मुद्रा दे दी तो 200 मिलियन डॉलर का मतलब क्या हो गया। अब 200 मिलियन डॉलर की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया के रुपीज़ की बात करते हैं तो 200, ठीक है, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, डॉलर मतलब 74 रुपये। अब देख लो, आप गणना कर लो कितने रुपए इन्होंने दान में किए। सर ये बांग्लादेश के पास इतने रुपए आए कहाँ से, बांग्लादेश तो भारत से लेता था, 1971 में तो आज़ाद हुआ है दोस्तों बांग्लादेश। ये तो बांग्लादेश तो भारत से लेता था, इसने इतना पैसा श्रीलंका को कैसे दे दिया, हद कर दी यार, दरिया दिल्ली की भी इतना हद। श्रीलंका हो चुका है गरीब देश। इधर से इनका जो कोलंबो पोर्ट है जो धोखेबाज निर्माणाधीन कार्य करने में लगा हुआ है, हमन टोटा को भी भेज दिया है। लगभग ये सारी चीज़ें चल रही है और मीडिया बहुत इज्जत देती है, और मीडिया ने बहुत इज्जत के साथ क्या बोला, एक तरह से करेंसी स्वैप की राशि दे दी। अब क्या होता है दोस्तों करेंसी स्वैप में, देखें एक तो होता है लोन। लोन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, मैं दे नहीं रहा, ठीक है, 100 रुपये देता हूँ। अब 100 रुपये मैंने दिए आपको इंटरेस्ट के साथ, तो मैंने 100 जो रुपये दिए वो मुद्रा क्या है, भारत की रुपया ही है। तो मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये के साथ आपको जब भी लौटाएंगे मेरे को इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे, तो वो किस में लौटाएंगे, 100 रुपये को आप देंगे मुझे वापस, जैसे कि इसका इंटरेस्ट हो गया 110 रुपया, ये आप मेरे को दे दोगे। ये तो हो गई लोन की व्यवस्था, जो कि एक प्रकार का कर्ज मैंने आपको दिया था और आप मुझे लौटा रहे हो। लेकिन जो करेंसी स्वैप होती है ना दोस्तों, इस करेंसी स्वैप में क्या होता है कि कोई भी देश, जैसे बांग्लादेश श्रीलंका को दे रहा है, बांग्लादेश श्रीलंका से क्या बोलता है, सुनिए, देख तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए 200 मिलियन डॉलर का पैसा दे रहा हूँ, तू एक काम करना, तेरा दिमाग तू खराब मत कर, एक काम करना, तेरे पास जो भी करेंसी है ना,
जो भी करेंसी है तेरे पास, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे यूरो में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आपकी करेंसी हो, चाहे वो रुपया से ना हो। मैं रुपया दे रहा हूँ आपको 200 मिलियन डॉलर का, तो रुपया मैंने देखा किसी भी मुद्रा में मुझे पैसा दे देना, तो टेंशन मत ले, कर्ज ले ले मेरे से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पैसा दिया जाता है वो किसी भी करेंसी में वापस लौटा दिया जाए, वो करेंसी स्वैप कहलाया जाता है। करेंसी स्वैप का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। ये सारी चीज़ें एक देश है दूसरे देश को लोन देता है, और लोन की सुविधा के बदले में उसमें क्या होता है कि चाहे तू डॉलर में ले, यूरो में ले, रुपया में ले, किसी में भी ले, सुन भाई तू परेशान मत रहना, वो तेरे पास जो भी करेंसी है उसे मुझे लौटा देना। ये बोला गया है किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। देखिए आप, देखिए भाई साहब, एक सेकेंड, ये देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। बांग्लादेश ने 200 मिलियन डॉलर की सहायता दे दी है, किसको? श्रीलंका को। ये देखिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 200 मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप भैया, जो मीडिया होता है ना, मीडिया बहुत इज्जत देता है इसको। किसको बोला गया? करेंसी स्वैप, ना कि लोन, ना कि कर्ज, ना कि ऋण, ऐसा नहीं बोला, करेंसी स्वैप बोला है। बहुत इज्जत देता है ये भी, है ना। ये मीडिया की आदत बन गई है इज्जत देना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, करेंसी स्वैप के बारे में बता दी, श्रीलंका की जो भी बात करती है ये भी बता दिया मैंने। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। ये देखिए आप, एक सेकेंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, करेंसी स्वैप क्या होता है, ये इनके बारे में डिटेल है दोस्तों। आप एक बार नोट कर लीजिएगा, आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी सर के द्वारा, तो आप एक बार PDF लीजिएगा। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है एक बार इनको देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सार्क की बात कर लें तो ये रहे, देखो सार्क के देश। सार्क का मुख्यालय आपने बताया कहाँ पर है? काठमांडू में। कहाँ है दोस्तों? तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, ये नल्ला पाकिस्तान, और ये है दोस्तों श्रीलंका। ये सब सार्क देश है। और सार्क देश में कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है, 60 से शामिल है। सार्क की फुल फॉर्म देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय काठमांडू में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ बन जाती है। जब दिमाग कमज़ोर हो जाता है, एक सेकंड, जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ क्या हो जाती है? अवसर बन जाती है। तो दिमाग को आपको कमज़ोर बनाना है, मजबूत बनाना है, स्थिर बनाना है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग को पहले तो स्थिर बनाना है, ताकि परिस्थितियाँ एक चुनौती बन जाए, और चुनौती लेकर आप लक्ष्य को टारगेट करेंगे, और लक्ष्य को टारगेट करके लक्ष्य को फाइट करेंगे, और फाइट करके अपना नाम रोशन करेंगे। जैसे कि आपने देखा आज राजस्थान पुलिस वाले बच्चों का नाम देखिए, कैसे आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। कल आपका नाम यहाँ पर बोर्ड में होना चाहिए, और मैं ही आपका नाम लेकर आऊँ, ये उम्मीद करता हूँ। इतनी आपको अच्छी से तैयारी करनी है। और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ भी क्या हो जाती है? अवसर बन जाती है। तो अपने आप के साथ मत खेलिए, 1 मिनट में सोच लीजिए, और 1 मिनट में सोचकर अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। ये देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 22 डिग्री सर्कुलर हेलो इफेक्ट, जिसे कैलेडोस्कोप इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? 22 डिग्री सर्कुलर हेलो इफेक्ट। क्या नाम है? 22 डिग्री सर्कुलर 22 डिग्री सर्कुलर हेलो इफेक्ट, जिसे क्या बोला जाता है? कैलेडोस्कोप इफेक्ट। कैलेडोस्कोप इफेक्ट ये बोला जाता है, के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय शहर में दिखाई दिया? अब ये क्या है दोस्तों? तो ये देखिए, ये दिखाई दिया है बेंगलोर में। कहाँ दिखाई दिया है? बेंगलुरु में ये दिखाई दिया है। अब बेंगलुरु में क्या होता है भैया? बड़े बड़े इंजीनियर लोग रहते हैं। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय वहाँ, अनअकैडमी का मुख्यालय वहाँ, तो बड़े बड़े इंजीनियर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अब वो क्या करते हैं? दुनियादारी में अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ देखिए, ये देखिए आप, एक सेकेंड,
ये देखिए आप, है ना, ये एक प्रकार से देखिए, ये देखिए। अब ये क्या हुआ कि जो सूरज था वो सूरज के चारों तरफ एक लेयर दिखाई दी, एक लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, ये सूरज की चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है, एक लेयर दिखाई दे रही है। ये देखिए ऐसे इंद्रधनुष की तरह ये लेयर दिखाई दे रही है सूरज की तरफ। तो दोस्तों ये लेयर क्या दिखाई दिया, उन्होंने सोचा भैया एलियंस आ गए, एलियंस आ गए, एलियंस आ गए, एलियंस आ गए। कहाँ आ गए? बेंगलोर में आ गए, हमारे बेंगलोर में एलियंस दिखाई देने लग गए। और ये एलियंस का जहाज आ रहा है, क्या आ रहा है? जहाज आ रहा है, ये जहाँ जा रहा है एलियंस का, है ना, वो मजे लेने लग गए और सोशल मीडिया में ट्वीट करके बताने लग गए। देखो जी, देखिए 1 मिनट इनका ट्वीट पे बताता हूँ तो कैसे लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए इनका मैडम का सम्यता होनड, इन्होंने बोला देखो एलियंस आ रहे हैं और कैसे जहाज के रूप में आ रहे हैं। ये देखिए पीसी मोहन जी का ट्वीट, इन्होंने बोला सन हेलो इफेक्ट है। और सन हेलो इफेक्ट में होता क्या है तो इसके मैं डिटेल्स में आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो, आर एलियंस कमिंग, बेंगलुरु रेसिडेंट्स विटनेस अरेयर हेलो अराउंड द सन, फोटोज गो वायरल। इन्होंने फोटोज को क्या कर दिया, खींच कर सेल्फी ले लेकर वायरल कर दिया। किनके द्वारा किया गया था? बेंगलुरु वालों के द्वारा किया गया था। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, मेरी बात सुनो आप, इसमें क्या होता है कि जो अपने दादा दादी लोग होते हैं ना, बारिश आने के पहले सूचित कर देते थे। अब ये क्या होता है, एक तरह के बादल होते हैं। क्या होते हैं? ये बादल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बादल होकर, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऐसे दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, ये ऐसे दिखाई नहीं दे रहा आपको? एक सुदर्शन चक्कर की तरह, ऐसे भगवान की तरह, चलो भैया आशीर्वाद देता हूँ, तुम बस पढ़ाई करते रहना, ऐसे हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या होता है, ये बादलों का इफेक्ट पड़ता है। अब बादलों का इफेक्ट कैसे पड़ता है? तो बादल 3 प्रकार के होते हैं। मेरा नंबर आया तो मैं बताने वाला हूँ कि जो ये दिखाई दिया ये एलियंस ना होकर 22 डिग्री हेलो इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि बादलों की 3 लेयर होती है, 1, 2 और ये 3 लेयर होती है। पहली लेयर की बात करते हैं तो 2000 मीटर के ऊपर 7000 मीटर और ये 7000 मीटर से अबव की हम बात करते हैं। जो यहाँ पर बात करते हैं बादल होते हैं लो मीडियम क्लाउड, लो क्लाउड, मीडियम क्लाउड और जिसकी बात करते हैं तो ये हायर क्लाउड। अब जो यहाँ पर बात करते हैं इस जगह की, इस जगह में जो बादल होते हैं ना दोस्तों, ये बादल कैसे होते हैं? एक बर्फ से गिरा हुआ बादल होता है, एक बर्फ टाइप बादल होता है। यहाँ पर बर्फ से बने हुए बादल होते हैं। कौन से? बर्फ से बने हुए बादल होते हैं। और यहाँ की बात करते हैं स्ट्रेटस, जो कि क्या होता है, एक तरह के चद्दर प्रकार के बादल होते हैं, चद्दर टाइप बादल होते हैं, जिन्हें बोला जाता है स्ट्रेटस बादल। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटस बादल। और जो कुमुलस जो बादल होते हैं, कुमुलस बादल आपने देखेंगे, उन बादलों को कुमुलस बोला जाता है। एक तरीके से बादल कुमुलस बादल, ये क्या होते हैं? एक प्रकार से रूई के जैसे नहीं दिखते कि रूई के जैसे गुच्छे की तरफ बादल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो होते हैं कुमुलस बादल, ये बादल। और जो यहाँ पर जो बादल होते हैं 7000 मीटर से ऊपर हाइट पर, तो इसमें क्या होता है, जो बादल होते हैं ये होते हैं बर्फ के बने हुए बादल, जिन्हें बोला जाता है सीरो क्लाउड। क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है सीरो क्लाउड। क्या बोला जाता है दोस्तों? सीरो क्लाउड। अब जो इफेक्ट पड़ा ना, ये इफेक्ट पड़ा कि ये सीरो क्लाउड जो बादल होते हैं, ये बादल जैसे सूर्य की रोशनी में आते हैं। एक प्रकार की इनकी जो स्थिति होती है ना, वो षटकोणे हो गई। षटकोणे आप जानते हो, षटकोणे, एक प्रकार से षटकोणे इनकी स्थिति हो गई। और जैसे ही सूर्य की रोशनी आई तो सूर्य की रोशनी ये क्या हो गई, चारों तरफ इनके घूम गए। देखिए आप, है ना, एक सेकेंड, ये क्या भैया, ये क्या इसमें, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देखिए एक सेकेंड, है ना। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और बताते जाए कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये क्या होता है, 22 डिग्री हेलो इफेक्ट होता है। एक तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता है, जैसे ही वो बर्फ के जो बादल होते हैं ना, उनमें सूर्य की रोशनी आती है तो रिफ्लेक्शन होने के कारण 22 डिग्री घूम जाते हैं, और इसे बोला जाता है 22 डिग्री हेलो इफेक्ट। क्या बोला जाता है? 22 डिग्री हेलो इफेक्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स में 100% पूछा जा सकता है, 22 डिग्री हेलो इफेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कैसे ये दिखाई दिया, तो ये एक रिंग बन गई है सन के चारों ओर, ये रिंग दिखाई देगी और इसे बोला जाता है, ये देखिए आप कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ये षटकोणे आपको दिखाई दे रहे होंगे,
ये एक षटकोण है, बादल दिखाई दे रहे होंगे, ये षटकोण है, ये षटकोण है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। ये रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे करके, ऐसे करके सन मून, ये ऐसे करके ये रिफ्लेक्शन हो गया, और रिफ्लेक्शन के कारण उनको क्या है डेंसिटी रिफ्लेक्टेड हो गई, और ये क्या हो गई ऑब्जर्व की तरह जो दिख रहा है उसको ऐसे नजर आने लग गया हेलो इफेक्ट की तरह, कि जैसे कि हेलो है एलियंस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है, मैं आपको डिटेल्स में लेकर आया हूँ। 22 डिग्री हेलो इफेक्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको षटकोण है इसकी जो इमेज है इसके कारण ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है। ये वो गए सीरस क्लाउड, मैंने बता दिया आपको सीरस क्लाउड क्या होते हैं, तो सीरस क्लाउड भी मैंने बता दिया, साथ में आपको कुमुलस क्लाउड भी बता दिया, स्ट्रेटस क्लाउड भी बता दिया, और ये सॉलिड होते हैं बर्फ की तरह होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की, और ये बादल ऐसा बन जाता है। ये देखिए आप, ये देखो सीरियस क्लाउड जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे बन जाती है ना। ये आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। 22 डिग्री हेलो इफेक्ट का प्रभाव क्या था, कैसे बना, ये भी समझ में आया होगा। बादलों के प्रकार भी पता चले होंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, किसका इंतजार कर रहे हो। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप, ये क्वेश्चन आपके रह सकता है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये रह सकता है, और जिसमें आपसे पूछा जा सकता है क्रिटिकल ज्योमेट्रिक जो पिक्चर्स हुए अभी हाल में, आपको पता है चंद्रग्रहण और सुपर मून हुआ था, ये भी ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल वो जो एग्जाम होगा ना उसमें ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या इफेक्ट इसमें पढ़ सकता है। ये पेपर सेकंड के अंदर आपसे ज्योग्राफी पूछ लिया जाएगा। ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने के लिए लेकर आता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ, तो किसके कारण अभी बताया, रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैटर अच्छा मिलेगा, कंटेंट अच्छा मिलेगा, ध्यान से पढ़ेगा समझेगा तो आपको आंसर आता जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर देते जाए। ये लास्ट क्वेश्चन था, टाइम कम होने के कारण आपको इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको ये रहने वाला है, क्वेश्चन ऑफ द डे में इसको आपको करना है सोल्व, और देना है इसका कमेंट बॉक्स में जवाब। इस क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में लंबे डिटेल देनी पड़ेगी आपको। थोड़ी सी लंबे डिटेल्स के कारण इस क्वेश्चन को मैं अभी रोक रहा हूँ, और आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपका रहने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चन, जो कि मैं लेकर आ रहा हूँ यूपीएससी आरएस लेवल के कंटेंट, साथ में वीकली करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें आपको नोट कराई जा रही है। यदि आप तन मन से अपना जो खुद की रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बनी हुई है इस क्लास में, तो आपको अच्छा देने का प्रयास किया जाएगा, बेहतरीन देने का प्रयास किया जाएगा, बेहतरीन मेहनत की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में बता दीजिए सेशन कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू, लव यू ऑल।